हेलो ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत। तो टेलर द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत था उसमें क्या क्या वैज्ञानिक जो विचारधारा अभी तक वो पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली है, और कल टेलर द्वारा प्रतिपादित क्या सिद्धांत पढ़ लिया है। प्रमुख सिद्धांत क्या था उनका, ये विज्ञान है, उन्होंने ना कि रूढ़िवादिता, अधिकतम उत्पादन है ना कि सीमित उत्पादन है ना, किसी का सभी के सहयोग की भावना है, ना कि किसी एक पर कोई व्यक्ति अकेला है जो अधिक पारिश्रमिक लेता है, तो ऐसा नहीं है। और क्रियात्मक नियोजन है, और क्रियात्मक संगठन मतलब संगठन हर व्यक्ति है जो काम करे, अधिकतम उत्पादन पे बल दिया, श्रेष्ठ उत्पादन पे उन्होंने बल दिया। तो कार्य के उन्होंने अलग जो आंकड़े, समय का जो आंकड़ा निकाला है समय और गति का, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अधिकतम से अधिकतम कार्य किस तरह से कुशल पूर्वक हो सके, इसलिए उन्होंने प्रमाणित कार्य का निर्धारण किया है। किसके द्वारा, समय अध्ययन और गति के अध्ययन के द्वारा। तो ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, समय अध्ययन गति अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय अध्ययन और गति अध्ययन क्या होता है। तो टेलर जी के हिसाब से इन्होंने अंतर का विभिन्न आधार रखा है कि समय अध्ययन क्या होता है, और किसी जब कोई श्रमिक काम करता है, तो काम करता है मतलब चेष्टा करता है ना, कुछ कार्य करती है, चेष्टा करता है। तो चेष्टा जब करता है तो वो अपने हाथ पैर को क्या करता है, हिलाता है। तो जब हिलाता है तो वो अनावश्यक रूप से उस किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक रूप से अपने हाथ पैर को न हिलाए। अर्थात इसका यही तात्पर्य कि वो जो श्रमिक है वो फालतू की मेहनत न करे, मतलब जितना उचित है वो उतना ही गति दे, मतलब अपने कार्य को, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ऐसा कई बार होता है कि श्रमिक काम मतलब गति तो अधिक कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उत्पादन कम होता है ना। तो ये है कि अनावश्यक चेष्टा, व्यर्थ की जो गतिविधि है वो ना करें। और समय का अध्ययन मतलब कि यदि एक व्यक्ति जो है वो इस एक कार्य को करने के लिए मान लीजिए 10 दिन लगाता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए 12 दिन लगाता है, लेकिन कार्य और एक जो और तीसरा व्यक्ति है उस काम को करने में 8 दिन ही लगाता है। तो जो 8 दिन में लगाता है वो व्यक्ति जो है काम को अत्यधिक धीमी गति से कर रहा है, और 8 दिन जो लगा रहा है वो जल्दी गति से कर रहा है, और जिसने ज़्यादा दिन लगाए सबसे ज़्यादा वो तीव्र गति से कर रहा है। लेकिन जिसने 10 दिन लगाए हैं वो कार्य को सही गति और कार्य कुशलता के साथ कर रहा है। मतलब कार्य का करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कार्य कुशल दृष्टि से ना हो, तो इसीलिए उन्होंने समय का क्या है एक अनुपात निकाला, आंकड़ा निकाला, अलग अलग संगठन अलग अलग श्रमिकों से कार्य कराकर एक ही काम को उतने ही समय दिया कि 1 घंटे में जैसे आप इस काम को करिए, दूसरे श्रमिक को दिया कि आप इस काम को इतने समय में करिए। तो उन्होंने इससे अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, क्योंकि उसी काम को करने में किसी को 10 घंटे लगती, किसी को 12 घंटे लगते हैं, तो औसत इसका समय कितना होना चाहिए, 11 घंटे। तो ये इस प्रकार उन्होंने कार्य का समय का जो है वो अध्ययन किया और औसत उसका निकाला समय का कि कितना व्यक्ति को, किसी समूह को, श्रमिक को कार्य करने में कितना समय लगना चाहिए और वो किस गति से उस कार्य को संपन्न कराएगा। तो आज हम इसके प्रमुख अंतर को देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से अंतर होते हैं। तो समय का अध्ययन में पहला क्या है, उद्देश्य। अंतर का आधार हमको, कोई किसी भी चीज़ का हम अंतर लिखते हैं तो अंतर का आधार हमको अवश्य देना है। तो पहला समय अध्ययन और गति अध्ययन का पहला उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, किसी कार्य को करने का प्रमापित समय निर्धारित करना। मतलब कोई भी काम जो करते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको उसका प्रमापित मतलब एक निश्चित समय कि इस कार्य को करने में इतना समय लगेगा, प्रमापित समय का निर्धारण करना है, निर्धारित करना है कि कितने समय उसको समय लगता है। अब इसमें जो है वो श्रमिक की गति में क्या है, श्रमिक की अनावश्यक चेष्टा व हरकतों को कम करना। मतलब जैसे कोई श्रमिक काम करता है तो अपने हाथ पैर को डुलाता है, हिलाता डुलाता चेष्टाएं करता है ना, तो वो अनावश्यक गतिविधि ना करे, मतलब जो काम नहीं करना है वो फालतू में मेहनत ना करे, अनावश्यक चेष्टा व हरकत को उसकी कम करना और सीधे ऐसा काम करे कि उसमें काम को गति मिले, है ना। इसका मतलब ये होता है। अब होता है दूसरा निर्धारण। अब कुशल व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने का समय निर्धारित किया जाता है। मतलब उन्होंने देखा कि औसत समय किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने उसके क्या किया, समय का निर्धारण किया। अब दूसरा, अनावश्यक या जो व्यर्थ की गतिविधि करता है जिस श्रमिक, अनावश्यक या जो व्यर्थ की गतिविधि हो उसको समाप्त करके क्या करना है, आवश्यक गतिविधि का ही निर्धारण किया जाता है। मतलब
अनावश्यक तरीके से जो वो काम करता है, तो लंबी प्रक्रिया से होकर जो गुजरता है, उसको ना करके सीधे सीधे कार्य को गति प्रदान करना होता है। तो इसके अंतर्गत ये आ गया है ना। अब तीसरा है मजदूरी। अब कुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने में, अब जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करता है, जो भी व्यक्ति है यदि कार्य अच्छा करेगा तो हम उसको क्या देंगे, अधिकतम उसको मजदूरी देंगे। तो कुशलता के आधार पर मजदूरी का निर्धारण करने में क्या मिलती है, हमको मदद मिलती है। अब इसमें मजदूरी निर्धारण की तो इससे बात ही लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो काम गति से उससे काम कर रहा है, तो कुशलता से कार्य करेगा उस गति से, तो उसको मजदूरी मिलेगी। तो इसमें अलग से मजदूरी निर्धारण की बात ही लागू नहीं होती है। ठीक है। गति अध्ययन में, समय अध्ययन में इसमें समय जितना समय लेता है, यदि कोई कम समय में भी अच्छा कार्य कर देता है तो उसको क्या होगा, अधिकतम मजदूरी दी जाएगी। अर्थात कुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने में क्या होता है, मदद मिलती है। अब आ जाएंगे हम इसमें कुशलता। अब देखते हैं कि कौन सा श्रमिक कुशल है, अर्थात कौन अकुशल है। तो इसमें श्रमिक कुशल है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को काम करना दिया जाता है और उसको एक समय निश्चित दे दिया जाता है, तो हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति उस कार्य करने में कुशल है अथवा नहीं। वो कार्य करने के उसके हमको ढंग से ही पता लग जाएगा कि वो कुशल है उस काम करने में, श्रमिक अथवा नहीं है। और इसमें श्रम की चेष्टा में कमी, इसमें जो श्रम में अनावश्यक जो चेष्टा करता है कार्य करने के दौरान, उसको क्या किया जाता है, कमी की जाती है। अनावश्यक जो चेष्टा है उसकी कमी की जाती है। अब अध्ययन। अब समय अध्ययन क्या होता है, पहले किया जाता है कि भाई कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है। तो समय अध्ययन क्या होता है, ये पहले किया जाता है। और गति अध्ययन क्या होता है, मतलब कार्य तो कर रहा है लेकिन उसको कितनी गति से कर रहा है, उसका निर्धारण गति अध्ययन जो है वो उसके समय अध्ययन के पश्चात किया जाता है। अब इसके बाद स्टॉप वॉच अथवा कैमरा। अब समय का निर्धारण करने के लिए किस चीज़ का निर्धारण किया जाता है, स्टॉप वॉच। जैसे ही मजदूर जो श्रमिक है वो कार्य करना यदि शुरू करते हैं तो वॉच को चालू कर दिया जाता है। जैसे उनका काम खत्म होता है वॉच बंद कर दी जाती है, तो स्टॉप वॉच है ना। इससे उसके कार्य करने में कितना समय लगा ये समय पता लग जाता है। इसमें प्रायः स्टॉप वॉच विधि का प्रयोग किया जाता है। अब वो किस गति से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अनावश्यक चेष्टा कर रहा है कि नहीं, या सीधे सीधे काम कर रहा है, तो इसका पता वो कैसे लगाते हैं, कैमरे के माध्यम से। इसका पता कैसे लगता है, कैमरे के माध्यम से। तो इसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है। अब उपयोगिता। इसमें श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि करना संभव होती है। अब जब काम करता है तो उसका समय देखा जाता है कि उस समय में उसने कितना कार्य कर लिया है। तो इससे क्या होता है, श्रमिक की कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि करना क्या हो जाता है, संभव होता है। और इसमें उसकी कार्य विधि में सुधार, इससे उसकी कार्य कुशलता मतलब अच्छे ढंग से काम करना, कार्य कुशलता में वृद्धि करना संभव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, गति अध्ययन में उसकी कार्य की जो विधि है, मतलब अलग अलग विधि से यदि हम कार्य करते हैं तो उसमें अलग अलग समय लगता है। तो अलग अलग जो विधि से जो गति प्रदान होती है, तो कार्य विधि में सुधार करना इससे संभव होता है। तो ये हो गए आज के प्रमुख अंतर समय अध्ययन, गति अध्ययन। समय का प्रमुख आधार समय अध्ययन में क्या क्या लेंगे, उद्देश्य एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस विधि से उद्देश्य में किसी कार्य को करने का प्रमापित समय निर्धारित करना होता है। और इसमें श्रमिक की जो अनावश्यक जो चेष्टा करता है, हाथ पर हिलाता है, जो हरकतें करता है, उसको क्या करता है, कम करना होता है। इसमें कुशल व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने का समय निर्धारित किया जाता है। कुशल व्यक्ति जो कुशल होता है उस काम में, उसके द्वारा जब वो जितने समय लेता है उसके द्वारा इसे काम में समय को निर्धारित किया जाता है। और इसमें अनावश्यक या जो व्यर्थ की गतिविधि है उसको समाप्त करके आवश्यक जो गतिविधि है उसका निर्धारण किया जाता है। इसे मजदूरी कुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने में मदद मिलती है। और इसमें मजदूरी निर्धारण का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसमें यह श्रमिक कुशल है अथवा नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है समय अध्ययन के द्वारा कि वाकई श्रमिक जो है वो कुशल है अथवा नहीं। और इसमें श्रम की जो चेष्टाएं होती हैं उसमें कमी की जाती है। और इसमें समय अध्ययन क्या होता है, ये पहले किया जाता है, और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। अब इसमें प्रायः स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका समय समझ में आ जाता है स्टॉप वॉच के द्वारा। और यह इसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है, जो है ना, कैमरे का इसमें प्रयोग किया। इसमें स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं होती है। इसमें श्रमिक की कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि करना संभव हो जाता है। इसमें व्यक्ति की जो श्रमिक है उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करना संभव हो जाता है। इसमें कार्य विधि में सुधार करना संभव होता है।
तो ये है समय अध्ययन, गति अध्ययन। अधिक सरल है ये और आराम से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पॉइंट वाइज याद करिए। समय अध्ययन, गति अध्ययन अक्सर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रमाणित कार्य का निर्धारण है टेलर द्वारा, उसमें समय और गति का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके आगे का सिद्धांत की जो विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत के टेलर के द्वारा, अब उसके वैज्ञानिक जो सिद्धांत जो थे उसके क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई, इसके नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ाएंगे लाभ और हानि। तो अभी आप ये इतना ही नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिखते जाइए और याद भी करते चलिए।